जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा लास्ट लेक्चर का रह गया था, उसको आज कवर करेंगे कि पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड। उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह ये सारे कंट्रीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब मेन जो पोर्शन रह गया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, इनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या डिबेट्स हैं, रियल पॉलिटिक्स की क्या डिबेट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एक पैन इस्लामिस्ट डिबेट है, उसके ऊपर बात करेंगे और फाइनली हम फिर वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान को करंट सिनेरियो में, गिवन द फैक्ट कि हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ भी मसले मसाइल वाले हैं और अफगानिस्तान के साथ भी इश्यूज बन रहे हैं, तो हमने इन चैलेंजेस के थ्रू किस तरह नेविगेट करना है इन चैलेंजेस में से, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एशियन जियो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जियो इकोनॉमिक्स मेंशन किया गया है कि सेंट्रल एशियन जो आजकल एक जो एरिया है ना, ये एक न्यू ग्रेट गेम के तौर पे इमर्ज हो रहा है। ग्रेट गेम आप लोगों को पता है कि 19th सेंचुरी की ट्राइवलरी थी बिटवीन रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें आप ये अफगानिस्तान वाला फैक्टर भी देखते हैं कि इसको बफर स्टेट के तौर पे यूटिलाइज किया और ये ड्यूरिंग लाइन बनी और ऑल दैट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, मजीद डिटेल में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो एक ग्रेट गेम थी। अब न्यू ग्रेट गेम के तौर पे जो एक खिता हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा है? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया बेसिकली एक ट्रांजिट हब के तौर पे हिस्टोरिकली इस्तेमाल होता रहा है। ट्रांजिट हब किसका जी? एक रूट था एंशियंट सिल्क रूट, जो कि इंडिया चाइना को कनेक्ट करता था यूरोप के साथ। और लेकिन जो बीच में गुजरगाह होती थी, उनके जो काफिले जहाँ पे रुकते थे, ट्रांजिट का जो ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सेंट्रल एशिया के जो है ना सिटीज थे। सेंट्रल एशिया था इनफैक्ट समरकंद, बुखारा। तो ये बड़े एक वेल्थी जो है ना ट्रेडिंग सेंटर्स बन चुके थे उस टाइम में। तो सिल्क रोड आप लोगों को पता है, सिल्क रूट जो है ये स्टार्ट होता है इनफैक्ट बिफोर क्राइस्ट, यानी कि सेकेंड सेंचुरी बीसीई। ये तब से स्टार्ट है, ये तब से जो हान डायनेस्टी चाइना की थी, ये उसको लेके चल रही थी। सेकेंड सेंचुरी बीसीई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी ऑलमोस्ट कोई आप कह लें 130 साल पहले ये रूट जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है और ये अंटिल 15th सेंचुरी तक चलता है। आज की क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया कि जब तक यूरोपियंस ने, कोलंबस और वास्को डी गामा ने अपने जो रूट्स थे, सी रूट्स, उसको डिस्कवर नहीं कर लिया, तो उससे पहले पहले तिजारत कहाँ से होती थी? इसी एंशियंट सिल्क रूट से होती थी। और उसमें मेन किरदार किस इलाके का था, किस रीजन का था? वो इसी सेंट्रल एशिया का था। तब तक उसकी इम्पोर्टेंस, तब तक उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये एक सेंट्रल हब के तौर पे इस्तेमाल होता था। चाइना को, यूरोप को, इंडिया को, मिडिल ईस्ट को ये कनेक्ट किया करता था। ठीक है, मेनली ट्रांजिट हब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था ये। तो तब तक इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से यूरोपियंस ने क्या किया, न्यू ट्रेड रूट्स डिस्कवर किए, केप ऑफ गुड होप वाला रूट भी हो गया, वेस्ट इंडीज़ वाला रूट भी हो गया और ईस्ट इंडीज़ वाला भी आ गया। तो अब इस रीजन की जो, या इस एरिया की जो सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई, इस इलाके से ट्रेड कम होना स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो एक तो ये इलाका था कि जो न्यू डिस्कवरी हुई, यूरोपियन सी एज जो था, उसने इस इलाके की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। सेकेंडली, फिर ये इलाका बाद में किसके इन्फ्लुएंस के अंदर चला गया? सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंदर, और सोवियत यूनियन ने इसको एक्सप्लॉइट किया। ठीक है। आपका कजाकिस्तान जो था, उसको अपनी जो लॉन्चिंग पैड उसने बनाया अपने सैटेलाइट्स के लिए, और ओवरऑल अपना जो उसके जो न्यूक्लियर एम्बिशंस थे, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, वो इसको इस्तेमाल करता था। और ओवरऑल ये जो इलाका था, एक तो लैंड लॉक्ड है, आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या है, लैंड लॉक्ड है, इसको समुंदर की एक्सेस नहीं है। और फिर इसको जब सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आया, तो ओवरऑल दुनिया से ये वैसे ही कट गया। इसके ऊपर भी आप ये कह लेंगे सोवियत एक कर्टन आ गया, रेड कर्टन आप कह लें उसको, या जिस तरह चर्चिल ने बोला था, वो वाला कर्टन कौन सा है, मुझे अभी याद उसका नाम जेन से निकल रहा है। यू ऑल तो नो हरारी बहरहाल ने बोला था ना, कर्टन, सिलिकॉन कर्टन। सिलिकॉन कर्टन तो उन्होंने ही बोला था, लेकिन चर्चिल ने भी एक कर्टन बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो उनका एक स्पीच थी, क्या नाम था उसका, खैर मेरे नाम अब जेन से निकल रहा है। आयरन कर्टन, हाँ, आयरन कर्टन। ठीक है जी, आयरन कर्टन। तो वो बातें हो रही थी। तो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल एशिया की जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरह कम हुई। एक तो यूरोपियंस का जो नए रूट्स डिस्कवर कर लेना, सी रूट्स,
तो अब इस रूट की इंपॉर्टेंस नहीं रही, लिहाजा सेंट्रल एशिया की भी इंपॉर्टेंस नहीं रही। और दूसरा, फिर सोवियत यूनियन ने इसको यूटिलाइज इस तरह किया कि उसने भी इसको किसी काम का ना छोड़ा। अब ये न्यू ग्रेट गेम के तौर पे इमर्ज हो रहा है। अब दुनिया को इसकी ज़रूरत है। क्यों? चाइना चाइना वापस से अपना जो सिल्क रूट है एंशियंट, उसको रिवाइव करना चाह रहा है इन द फॉर्म ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो अपनी चाइनीज फैक्ट्री का जो माल है वो यूरोपियन मंडियों तक पहुंचाना चाह रहा है। लाइकवाइज अगर आप इंडिया की बात करें, USA की बात करें, यूरोप की बात करें, यूरोप तो अपना जो इनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको रशिया से अवे मूव करना चाह रहा है, क्योंकि रशिया के साथ अब उनके मसले मसाइल हो गए हैं। पहले जो यूरोप की एनर्जी की ज़रूरियात थी वो कौन पूरी कर रहा था? रशिया पूरी कर रहा था। और जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है 2022 से, तो इनको अवे शिफ्ट करना पड़ रहा है, कतर की तरफ जाना पड़ रहा है, सेंट्रल एशिया की तरफ आना पड़ रहा है। तो लिहाजा ये डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं अवे फ्रॉम रशिया। यूरोप की तो ये बात होगी। अब USA की इंगेजमेंट किया है कि रीजन के अंदर, क्योंकि इस इलाके की प्रॉक्सिमिटी है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इधर से फिर चाइना के साथ भी है, सेंट्रल एशिया की। तो यहाँ पे काउंटर टेररिज्म और ओवरऑल एक रीजनल स्टेबिलिटी या रीजनल हेजेमनी बरकरार रखने के लिए USA अपना असर रसूख यहाँ पे कायम करना चाह रहा है। जियो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं अब, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आते हैं कि इस इलाके की जियो इकोनॉमिक्स क्या है। लाइकवाइज पाकिस्तान पाकिस्तान भी जो है ट्रांजिट रूट्स ढूंढ रहा है सेंट्रल एशिया की जानिब। हिस्टोरिकली जो ट्रांजिट रूट्स हैं सेंट्रल एशिया को, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए और ये जस्ट एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। चाइना मेनली इनका ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये भी अब क्या करना चाहते हैं कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी है, ट्रेड है, उसको डाइवर्ट करें बाकी कंट्रीज की जानिब, अरेबियन सी की तरफ एक्सेस लें, पाकिस्तान, इंडिया और ये जो साउथ एशियन मार्केट्स हैं इनको भी ये यूज़ करें, यूटिलाइज करें। क्योंकि एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना वो आपकी नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो जो है ना वो आपका वो कह लें कि डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। तो ये इस तरह भी चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जो हमारा हम क्लोज सोसाइटी बन के रहेंगे। इधर से इंडिया ने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है, उधर से अफगानिस्तान ने किया हुआ है, ईरान के साथ तजारत हमारी है नहीं सेंक्शंस की वजह से। तो हमारे लोग तो बेचारे घर में बंद होकर रह गए। तो वो भी क्या चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई एक एग्जिट रास्ता मिले ताकि हम दुनिया के साथ कनेक्ट तो हों कहीं ना कहीं से। तो पाकिस्तान को भी एक हमारी एक एस्पायरेशन रही है, तो हम भी ये चाहते हैं। तो रेलवे रोड की कनेक्टिविटी जो है ना वो सब लोग जो है ना वो असल में चाह रहे हैं। अब मेन जियो पॉलिटिकल रीजन तो हमने देख ली, या इंपॉर्टेंस इस इलाके की हमने देख ली। इसकी असल जो रीजन है न्यू ग्रेट गेम की वो है जियो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि ये इलाका है एनर्जी रिच और मिनरल रिच, मिनरल का ये पावर हाउस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दुनिया के 40% यूरेनियम की बात करें ना, तो वो सिर्फ एक कंट्री में आपको मिलेगा, कजाकिस्तान में। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रिजर्वायर्स हैं या रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो कजाकिस्तान में आपको मिलेंगे। फिर दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट जो नेचुरल गैस का जो रिजर्व्स है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? तुर्कमेनिस्तान में। लाइकवाइज उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ये भी गोल्ड और बाकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें रिच हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे अमेरिका की इंगेजमेंट ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होनी है। उसकी रीज़न क्या है कि जो उसका चाइना के साथ जो एक टसल चल रही है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, क्योंकि चाइना की मोनोपोली है 90% रेयर अर्थ के ऊपर। तो अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं से मुझे मार्केट मिले रेयर अर्थ जो है ना मिनरल्स वाली, ताकि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं और अपना जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको रन कर सकूं, उसको सस्टेन कर सकूं। क्योंकि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो लॉकहीड मार्टिन और या इस तरह बोइंग के तैयारे वो नहीं बन सकते विदाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ये जियो पॉलिटिकल एंगल ये इस तरह आ रहा है, तो इसे हम न्यू ग्रेड गेम कहते हैं। तो ये न्यू ग्रेड गेम की डिबेट आपने लाजमी अपने क्वेश्चन राइटिंग के अंदर ये इसको मेंशन करना है। तो ये अब जो पहले आपको मैंने ग्रेट गेम बताई वो किसके दरमियान थी? ब्रिटिश और रशियंस के दरमियान में। लेकिन ये है अमंग ग्लोबल सुपर पावर्स में चाइना भी आप इंक्लूड करेंगे। रशिया रशिया का इस इंटरेस्ट इस इलाके में क्या है? वो चाहता है कि जी ये मेरा बैकयार्ड है, इसको मैं यहाँ पे सिक्योर करूँ, और सेकेंडली मैं इसके ऊपर जो मेरा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है उसको रीगेन करूँ। ठीक है। और USA का इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, चाइना BRI को लेके चलना चाह रहा है, इंडिया यहाँ से ट्रेड करना चाह रहा है इस इलाके के साथ। ठीक है, वाया ईरान। और पाकिस्तान का भी एक हिस्टोरिकल ये एलिमेंट है कि जी हमारी चूंकि आबादी सुन्नी है, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहाँ पे जी पॉपुलेशन क्या है ये भी सुन्नी है। तो एक एंगल हमें बेनिफिशियल मिलता है कि जी हम इनके साथ एक इनको प्रोवाइड करें। असल में दो इनको रूट मिलते हैं जी समुंदर की तरफ, या तो इनको गवादर का मिल जाएगा या इनको चाबहार का मिलेगा, या ईरान या पाकिस्तान।
हिस्टोरिकली जब सोवियत यूनियन कोलैप्स की, टूटी, तो उसके बाद से ईरान इनको ये जो रास्ता है समुंदर का, सी एक्सेस देता आ रहा है, और अब भी वो दे रहा है लार्जली डिस्पाइट सैंक्शंस ऑफ यूएसए। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत रही है। पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, अब मसले मसाइल टेररिज्म वाले आ रहे हैं। तो टेररिज्म की वजह से ये चीज़ें पाकिस्तान में एक एक्सेस उसको लार्जली नहीं मिल पाई। अब क्वेश्चन हो रही हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन ये एक ओवरऑल इसकी, आप ये कह लें कि एक हमने जो सेंट्रल एशिया था उसकी एक बेस बनाई कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है जियो पॉलिटिकल डोमेन में और जियो इकोनॉमिक डोमेन में। यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी। चलें, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं जी, ट्रांजिट ट्रीटीज। अब हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक तो जियो इकोनॉमिक पोस्चर में हम आ चुके हैं सिंस 2021। पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी मोस्टली क्या थी, जियो पॉलिटिकली ओरिएंटेड थी, ठीक है, सिक्योरिटी ओरिएंटेड थी। तो अब हमने फोकस करना स्टार्ट किया जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो उसमें हमारा जो प्रायोरिटी एरिया है वो क्या है, जियो सेंट्रल एशिया, ठीक है, कार्स के जो रिपब्लिक्स हैं। तो उसमें हम इनके साथ ट्रांजिट ट्रीटीज भी कर रहे हैं। तो मेनली उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में के साथ हमने मई 2026 में ट्रीटीज जो है ना वो फाइनलाइज की, ठीक है। और इसमें हमने क्या इंटीग्रेट किया, किस इलाके को कनेक्ट किया, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक हमने लैंड राउट जो है वो कार्गो की मूवमेंट के लिए ये क्रिएट किया, चाइना के थ्रू, चाइना के थ्रू ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान से उज्बेकिस्तान, एक लैंड रूट जो है ना हमने न्यू इस्टेब्लिश किया अंडर दीज ट्रांजिट ट्रीटीज, ठीक है। और इसमें एक ऑलरेडी एक रूट एग्जिस्ट करता था, उस रूट को हमने अबेंडन कर दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि एक तो वो रूट बड़ा मुश्किल है, ठीक है, हिली एरियाज से होके चलता है। और हमने फिर किसको यूटिलाइज किया, अफगानिस्तान को। सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए हमने अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया, और अफगानिस्तान के थ्रू हम जाते थे सेंट्रल एशिया, क्योंकि अफगानिस्तान की तो डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी है। लेकिन अब जब से हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले मसाइल बने, तो हम भी क्या ढूंढ रहे हैं, अल्टरनेट्स। तो एक तो ईरान वाला अल्टरनेट है, और दूसरा अल्टरनेट हमने पुराना रूट एक जो है ना उसको रिवाइव करने की बात की। और वो रूट क्या है जी, QTTA। QTTA इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक इन ट्रांजिट एग्रीमेंट। क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक इन ट्रांजिट एग्रीमेंट। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, हिस्टोरिकल रूट था, चाइना, पाकिस्तान, किर्गिजिस्तान एंड फाइनली कजाकिस्तान। चाइना के थ्रू आगे किर्गिजिस्तान एंड देन कजाकिस्तान। तो ये चार कंट्रीज थे, क्वाड्रिलेटरल इसको हम इसलिए बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब हमने जो ट्रांजिट एग्रीमेंट्स किए हैं मई 2026 में दो कंट्रीज के साथ, ताजिकिस्तान और दूसरा उज्बेकिस्तान, हमने इन दोनों को इंक्लूड किया इसी QTTA फ्रेमवर्क के अंदर, ताकि ओवरऑल एक कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रल एशिया के साथ एक इफेक्टिव हो जाए, ब्रॉड हो जाए। तो अब हम इस तरह कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तापी गैस पाइपलाइन की। तापी गैस पाइपलाइन। अब तापी गैस पाइपलाइन की जब हम बात करते हैं, तो ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की एक पाइपलाइन थी, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान ने तो अपना जो साइड की जो पाइपलाइन का जो एरिया है उसको क्या कर दिया, उसको फिनिश कर दिया, मुकम्मल कर दिया, बना दिया है। लेकिन अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चल रही हैं। अब इंडिया के साथ ये आगे पाकिस्तान में आएगी और फिर इंडिया में जाएगी। अब इंडिया के साथ मसले मसाइल है, इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि उसकी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी की वो पाकिस्तान के ऊपर रहे। उसको पता है किस तरह हमने इनका पानी बंद किया हुआ है, कि इनका पानी हमारी टेरिटरी से होकर गुजरता है, हम उसको बंद करते हैं, कभी हम उसको डाइवर्ट करते हैं, चनाब का पानी ब्यास में डालते हैं, टनल बनाते हैं, कभी हम रिवर्स ऑल टुगेदर बंद कर देते हैं, कभी हम जो है ना वो ड्राउट्स वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, कभी डैम्स बनाते हैं। तो उनको पता है कि भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इन पाकिस्तान के हाथ में हम नहीं दे सकते, तो लिहाजा इंडिया इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब ये प्रोजेक्ट तो बड़ा एम्बिशियस है, सेंट्रल एशिया के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो निकालना भी चाहते हैं कि भाई हमारी एनर्जी कोई ना कोई ले। चाइना के ऊपर मैंने आपको बताया अपनी डिपेंडेंसी भी वो नहीं रखना चाहते। तो अब इस जो गैस पाइपलाइन है उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या है कि जी हो सकता है कि जी ये डाउन साइजिंग हो जाए, जिस तरह IPI की हुई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया की। तो इंडिया निकल गया तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसे हम पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। तो इस तरह हो सकता है इसकी टैपी से टैप हो जाए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
ठीक है। और तुर्कमानिस्तान के पास मैंने आपको बताया ना कि दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं। तो हो सकता है इसकी डाउनसाइजिंग हो जाए, क्योंकि इंडिया कभी भी हमारे साथ ताल्लुकात फॉर द टाइम बिंग तो उसके मुश्किल है। ऑल्दो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी और ये लेटर्स वगैरह लिखे जा रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिख रहे हैं, और उधर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जो है ना लेटर्स इंडिया की जानब से लिखे गए हैं कि आप टॉक्स स्टार्ट करें। लेकिन ये अभी जो है ना अनऑफिशियल ही चीज़ें चल रही हैं। ऑफिशियली इसको लगने में जो पब्लिक का सेंटिमेंट है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको चेंज होने में, नैरेटिव बिल्डिंग में टाइम लगेगा। तो डाउनसाइजिंग का एक एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। लाइकवाइज एक प्रोजेक्ट है जी तापी के बाद, कासा 1000, ये हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है, और पाकिस्तान और चाइना, अफगानिस्तान जो है इनके पास कम होती है। कासा बेसिकली कहते हैं सेंट्रल एशिया साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। ठीक है। अब सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, वहाँ से किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान, इनके पास एक्स्ट्रा 1300 मेगावाट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनके पास सरप्लस में मौजूद है, 1300 मेगावाट्स। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रांसफर करते हैं, और इसका जो रेशियो है वो ये है कि 300 पाकिस्तान अफगानिस्तान को जाएगी 300 मेगावाट, और 1000 मेगावाट पाकिस्तान को मिलेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ना ये फाइनलाइज हो चुका है। ठीक है जी, ऑलरेडी बस ये नियर कंप्लीशन है। अब इसमें अफगानिस्तान भी अपनी इंटरेस्ट दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि उसको भी गैस चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है। और उसने जो तापी और ये कासा वन की प्रोटेक्शन के लिए भी अराउंड 30,000 सिक्योरिटी पर्सनल जो है ना वो अपने लगा दिए हैं कि भाई इन प्रोटेक्शन इन इलाकों की प्रोटेक्शन करो, आईएसकेपी से भी। और ये गैस पाइपलाइंस ये बड़ी क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए भी। ऑल्दो वो पाकिस्तान को ना भी दें, बट अपने लिए तो उनके लिए क्रिटिकल है, लेकिन चूंकि वो एग्रीमेंट में है, लिहाजा उनको फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के आगे भी वो उसको जाने देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उसका इतने बड़े मसल्स नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए वो रोक सके। तो दोनों के लिए ये क्रिटिकल है, कैसा 1000 भी और टैपी भी। तो ये सेंट्रल एशिया के साथ हमारी इस तरह कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये नियर कंप्लीशन है, 2027 तक ये जो प्रोजेक्ट है ना जी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सेंट्रल एशिया के हवाले से एक गुड न्यूज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस अफगान रेलवे की। अब ये जो ट्रांस अफगान रेलवे है ना ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, इसे हम कहते हैं स्वीज कैनाल ऑफ एशिया। कि जिस तरह स्वीज कैनाल ने जो एक लंबा रास्ता था, केप ऑफ गुड होप से गुजर के आपने जाना है, और फिर अटलांटिक ओशन से हो के आपने जिब्राल्टर के थ्रू, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरेनियन में एंटर होना है, या फिर आपने ऊपर से नॉर्थ सी, यूके और ये पूरा यूरोप को, नॉर्दर्न यूरोप को जाना है। तो वो वाला रास्ता एक लंबा कट करके स्वीज कैनाल ने उसको बड़ा शॉर्ट कर दिया। डायरेक्ट आप रेड सी के थ्रू जी मिस्र के सिनाई पेनिनसुला से हो के सीधा आप मेडिटेरेनियन में पहुंच जाते हो। अब क्या हुआ कि जिस तरह स्वीज कैनाल ने रास्ता कम किया, यहाँ पे भी क्या है, जो सेंट्रल एशिया के लिए बेसिकली ये स्वीज कैनाल है, ये जो ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट है। इसमें हो क्या रहा है कि एक तो ये $7 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेगा कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर है। इसमें होगा क्या कि ये आपके जो उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये रेलवे के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान के जो वार्म वाटर पोर्ट्स हैं, डीप सी पोर्ट्स हैं, उसकी असल में एक्सेस मिल जाएगी सेंट्रल एशिया को। ठीक है। और ये जो आपको मैंने बताया ना कि गेम चेंजर इस तरह है कि अदरवाइज उनको वार्म वाटर्स तक पहुंचने के लिए कितने दिन दरकार है सेंट्रल एशिया को, 35 डेज। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो उसमें फिर उनको जस्ट 3 to 5 डेज में वो वार्म वाटर्स तक की एक्सेस ले सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ हमारे जियो इकोनॉमिक ओरिएंटेड ये चल रहे हैं, ऑल्दो इसके अलावा कुछ जियो पॉलिटिकल भी हैं, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक भी, जिसमें एक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो क्वाड था, अफगान क्वाड के नाम से। ठीक है। उसमें गालबन उज्बेकिस्तान है, यूएसए तो है ही है उसमें, यूएसए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन कंट्रीज तो हैं। और थर्ड और फोर्थ जो है उसमें मेरे ख्याल में आ जाता है उज्बेकिस्तान। इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो अफगान को क्वाड हमारा काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में, और ओवरऑल यहाँ पे जो एक फुटप्रिंट है उस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो जियो इकोनॉमिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर हमारे, और हमारी एक जो एम्बिशन भी रहा है कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारी ट्रेड और कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसके लिए अब हम ट्रांजिट एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं उनके साथ, ट्रेड ट्रेड के जो टारगेट्स हैं उसको भी रिवाइज कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, बायलैटरल दौरे भी हो रहे हैं, और हम मेनली इसमें इनको इसलिए भी एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने के बाद एक एनर्जी क्राइसिस डेवलप हुआ है दुनिया में, तो मुख्तलिफ कंट्रीज अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं। तो उन अल्टरनेटिव्स में पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन क्या है जी, सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया को एक्सप्लॉइट करें, कासा को, तापी को, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को, ताकि ये एनर्जी रिच एरिया के जो मिनरल्स और जो एनर्जी दूसरे जो रिसोर्सेज हैं ऑयल एंड गैस के, उसको फिर हम एक्सप्लॉइट कर सकें। ये हमें करीब भी पड़ेंगे और सस्ता भी पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई इस तरह का इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा कि जिस शिया सुन्नी शिज़म बीच में आड़े आता हो कि ईरान से हम बात करेंगे या ईरान से तेल खरीदेंगे तो सऊदी नाराज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह का सिनेरियो नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पे सुन्नी सुन्नी का एक एलिमेंट ज़रूर है कि ईरान के साथ हो सकता है थोड़ा, लेकिन ईरान को इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है। और लार्जली क्योंकि अभी हमारे जो ताल्लुकात ईरान के साथ जिस तरह के चल रहे हैं, तो हो सकता है उसमें उनको मजीद इशू ना हो। ठीक है। बहरहाल ये सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारी जो डिबेट है ना जी, वो इस तरह चल रही है, इस सेंस में, इस सिनेरियो में। उसके बाद है जी डिबेट्स कौन सी हैं, मेजर जियो पोलिटिकल डिबेट्स। एक है जी रियाल पॉलिटिक वर्सेस पैन इस्लामिज्म। रियाल पॉलिटिक वर्सेस पैन इस्लामिज्म। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, वो ये कहता है कि जी आपने जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो आपने ब्रदरली रखने हैं, गुड टाइज को फॉस्टर करना है आपने, यूनिटी, इत्तेहाद, मुस्लिम वर्ल्ड, पैन इस्लामिज्म की बात करनी है आपने। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो कमर्शियल अलाइनमेंट्स है ना, कमर्शियल अलाइनमेंट्स, वो मुस्लिम वर्ल्ड उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती। पाकिस्तान तो उसको प्रायोरिटाइज करता है पैन इस्लामिज्म को, मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी इश्यूज होते हैं पाकिस्तान उसको हाईलाइट करता है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड उसको उस तरह रेसिप्रोकेट नहीं करती। सऊदी अरेबिया के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी अलाइनमेंट ज़्यादा इंडिया के साथ है इकोनॉमिकली, ट्रेड परस्पेक्टिव में, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसमें हमारे अपने भी इश्यूज हैं क्योंकि हमारी ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो नहीं है इतना। ठीक है। 4 से 5 अरब डॉलर को कोई ट्रेड नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इस वजह से ये जो सेकुलर कमर्शियल अलाइनमेंट्स हैं, कमर्शियल अलाइनमेंट्स में सेकुलरिज्म आ रहा है ओवरऑल। बाकी जो रिलीजियस फतवे हैं वो सारे मामलात हैं, वो एक प्रैक्टिस की हद तक है। लेकिन जब कॉमर्स की, तिजारत की, ट्रेड की बात आएगी तो यहाँ पे भाई क्या जी, सेकुलर है। रियलिटी ये है, रियल पॉलिटिक्स ये कहती है। लेकिन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, आइडियलिस्ट सिनेरियो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जी आपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे करने, जो हम लेके भी चलते हैं, बट मसला ये आता है कि जी रेसिप्रोकेशन नहीं है उधर से। तो इसको डिटेल को आपने देखना है। फिर दूसरा ये है कि जी हमारी डिपेंडेंसी हो रही है। ठीक है। जिस तरह वो रेंट रेंट पे कोई मकान किसी का ले लेता है ना, तो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, वो जब चाहे उसको क्या कर दे, निकाल दे। तो अब हमें जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं गल्फ वाले कंट्रीज, या सऊदी अरेबिया हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल देता है या हमारे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट रखवा देता है, तो क्या उसके बदले में हमें अपनी जो सोवरेनिटी है उसको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? तो अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट ये होता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट उसमें नहीं रहती फिर। ठीक है। तो एक रेंटियर ट्रैप है। और हमें यहाँ पे इसमें क्या करना चाहिए, अटोनमी अपनी जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए हमारा, क्योंकि अगर हम एक अपनी अटोनमी को बरकरार नहीं रखेंगे, इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके नहीं चलेंगे, तो हमारा जो वेट होगा ओआईसी के अंदर वो भी कम हो जाएगा, कश्मीर के ऊपर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी ना। ओवरऑल जितने भी इश्यूज हैं, हम चूंकि न्यूट्रलिटी को लेके चलते हैं, तो वो न्यूट्रलिटी हमारी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना सऊदी अरेबिया को, ना यूएई को, इवन ईरान को भी मसले मसाइल स्टार्ट में रहे हैं। अब क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो ये ओवरऑल चीज़ें जो है ना हमें उसमें हमारे लिए वे फॉरवर्ड किया है कि अपनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को हमने क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है डोमेस्टिकली। और फंक्शनली गुड गवर्नेंस, नो पॉलिटिकल केओस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है। और सिविलियन अल्टरनेटिव, फंक्शनली गुड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल अपने रीजन के अंदर, अपने कंट्री के अंदर इस चीज़ों को मेंटेन करना है, ताकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो इकोनॉमी बेहतर होगी तो आपकी पॉलिटिक्स और ओवरऑल आपकी जो आउटलुक होगी फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप ये जो ट्रैप है, रेंटियर ट्रैप, उससे बच जाएंगे। अब मुख्तलिफ हम जो एरियाज हमने पढ़े हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक़ हैं या ईरान के साथ हैं, उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, रिस्क क्या हैं, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब गल्फ़ की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की मेनली, तो एक तो हमारा जो सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन है, ओवरऑल ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरह इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में सऊदी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मिलिटरली हम उनको कर रहे हैं एसएमडी के तहत, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। फिर डायरेक्ट सेंट्रल बैंक रिजर्व डिफेंस है, ओवरऑल हमारे वो बैंकों में जो है ना वो डिपॉजिट्स भी करवा देते हैं, जिस तरह यूएई ने अभी डिमांड किया और सऊदी ने अगले दिन जो है ना वो कहा कि लो जी, टेंशन ना लो, आप अपने रिजर्व जो है ना उसको मेंटेन रखो, तजारत करनी है जो करना है करो। उसका चैलेंज हमारे पास क्या, वही रेंटियर आ रहा है।
इंटेंगलमेंट इन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो सऊदीया ऐसा ही नहीं हमें दे रहा, सऊदीया कहता है कि भाई हमारे जो मसले मसाइल हैं उनमें हमारे साथ रहो, शाना बशाना हमारे साथ लड़ो, चाहे यमन है चाहे सूडान है, जो मर्जी है। ठीक है, तो सूडान में भी जो हमारे JF-17 की बात हो रही थी उसमें सऊदीया की बैकिंग थी। यमन में भी इन्होंने कहा कि यमन में हमने जब इनकार किया तो इन्होंने फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए। सऊदीया नाराज हो गया हमसे कि जब हम यमन में हमने इनके जो है ना इनके लिए वॉर नहीं लड़ी अगेंस्ट द हूदीज। तो ये एक पोलराइजेशन रिस्क भी होता है विद इमीडिएट नेबर ईरान। तो ईरान का भी उसमें एलिमेंट है कि जी ईरान कहेगा कि भी आपके ताल्लुकात नहीं उसके साथ ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो एक शिया सुन्नी शिज्म और ये कॉन्फ्लिक्ट ये चलता आ रहा है। अगर हम सऊदीया के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, लाइकवाइज ईरान की बात है जी। अब यहाँ पे क्या है कि जी अब क्योंकि ताल्लुकात हमारे बेहतर हो गए तो अब हमारी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटेड हो गई है। तो अब ये जो एक इंसर्जेंसी वाला एलिमेंट था जैश अल और BLO को लेके, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस भी किया। लाइकवाइज आपका जो आ जाता है जी, यहाँ पे मसले मसाइल के हैं, इश्यूज के हैं। कोलेटरल स्पिल ओवर फ्रॉम ऑन गोइंग US इजराइल कन्फ्रंटेशन। ठीक है, इसका स्पिल ओवर भी हमें देखने को मिल सकता है, US इजराइल का जो कॉन्फ्रंटेशन है, और जो कि हम देख भी रहे हैं। अगर हम इनके साथ ताल्लुकात रखते हैं, ये चूंकि अभी बड़ा एक मैराथन है, ये जो स्टिंट है अभी पीस डील वाला आपको नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कोई स्प्रिंट है, ये कोई छोटी सी दौड़ है, ये अभी मैराथन चलनी है। इसके ऊपर बड़े इश्यूज हैं, एक सदियों का दहाइयों का इनफैक्ट जो है ना वो एक मिसट्रस्ट है जो आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान ऑलरेडी उसमें एंगेज तो हो गया है, लेकिन ये अभी लंबी चीज चलेगी। और उसमें पाकिस्तान को जिस तरह साइडलाइन भी कर दिया गया, स्विट्जरलैंड में देख लें या फिर आप उस तरह देख लें कतर के अंदर, तो चीजें हमें नजर आ रही हैं पाकिस्तान को किसी तरह कि जी एक जो फॉल आउट है वो इसका वो पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। ठीक है, अभी चूंकि हमें वो वेवर वो उस तरह से मिला भी नहीं है सेकेंडरी सेक्शंस के हट जाने का, पाइपलाइन के हवाले से और बाकी ट्रेड के हवाले से। तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज स्टिल एग्जिस्ट जरूर करता है। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं UAE की और लेबर मार्केट्स की, तो UAE के अंदर एक हमारे इश्यूज जो है ना डाइवर्जेंस के आ गए हैं, क्योंकि UAE की जो फॉरेन पॉलिसी है कि जिस तरह वो अब्राहम अकॉर्ड और जिस तरह वो सऊदीया से अगेंस्ट दूर जा रहा है, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अब एम्बिट ऑफ सऊदी अरेबिया से निकलना चाह रहा है। तो पाकिस्तान के साथ तो वो इश्यूज हैं उसके। ठीक है, तो उसमें फिर क्या हुआ है कि जो मेन जो कैटलिस्ट बना है, वो पहले से चीज़ें जो चल रही थी वो तो हैं, लेकिन कैटलिस्ट क्या बना, जो यहाँ पे न्यूट्रलिटी हमने दिखा दी ईरान वॉर के अंदर। और ईरान वॉर के अंदर इसराइल और USA की मेन जो टारगेट रहा है ईरान का, वो क्या रहा है, UAE रहा है। क्योंकि UAE ने खुफिया तौर पे अटैक्स भी किए हैं, आप लोगों को आइडिया होगा, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। 3,000 के करीब उसने मिसाइल्स और जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो UAE के ऊपर उसने दागे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान न्यूट्रल रहा है, तो सऊदी ने ईरान UAE ने कहा कि भाई आप जो $8 अरब हमसे महाना लेते हो, सालाना लेते हो रेमिटेंसेज की मद में, तो वो भी हम कैंसिल करेंगे। तो हमारे लोगों को भी रिपेट्रिएट किया गया और ओवरऑल सारे मामलात भी हुए। तो जो लोन की रीपेमेंट की बातें भी हुई, हमने $3.5 अरब भी इनको रीपे कर दिया। तो UAE के साथ जो है ना वो मसले मसाइल हमारे इस तरह चले हैं। ओवरऑल चीज़ें हैं इनके साथ, पॉजिटिव भी हैं कमर्शियल के हवाले से, लेकिन जो मसले मसाइल हैं ये रेमिटेंसेस का और रिपेट्रिएशन ऑफ डायस्पोरा, ये UAE की कंटेक्स्ट में ये हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं जी, और इसको आपने वो जो मिनी कोल्ड वॉर है या मुस्लिम कोल्ड वॉर है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि सऊदी और UAE की जो राइवलरी आपस में चल रही है। सेंट्रल एशिया और तुर्की की जब हम बात ने ओवरऑल हमने कर ली, तुर्की के साथ हमारे जो है ना वो हाईटेक डिफेंस टेक ट्रांसफर की बातें होती हैं। और लाइक वाइज ईरान के साथ जो अपना सेंट्रल एशिया है उसके साथ हमारा लैंड बेस्ड ट्रेड कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, ये जो हमने कहा सा टॉपी और ओवरऑल UPI अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है ना रेलवे उसकी बात की, UPA सॉरी UPI कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें अपने सेंट्रल एशिया के कंटेक्स्ट में आपने बता देनी है। लाइकवाइज अब मसले मसाइल यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है, फंडिंग की गैप है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान खुद तो नहीं बना सकता ना, तापी की जो गैस है वो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान बना ही नहीं सकता विदाउट फंडिंग। ADB या बाकी जो कंट्रीज हैं, तो उसमें अभी रिसेंटली कजाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, उसने 30% स्टेक्स खरीदने की बात भी की है। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा फंडिंग बाहर से चाहिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी के मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खुद से नहीं लगा सकते, सेंट्रल एशिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर इसी तरह आप बात करें कि परसिस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन ट्रांजिट अफगान, अब ये सारे रास्ते अफगानिस्तान के थ्रू हमें कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड भी बंद है, फिर मसले मसाइल गजब के ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, तो टेररिज्म, DLA, TTP,
ISKP, जमातुल अहरार, ये सारे वहाँ पे एक्टिव हैं। तो मसले मसाइल हमारे इंस्टेबिलिटी के स्टिल वही के वहीं हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी हमारी वो बड़ी मुश्किल हो रही है। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लें, जियो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट, तो अभी हमें करना क्या चाहिए? सप्लाई चेन सिक्योरिटी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जो मिटिगेट करना है, हमने जो वल्नरेबिलिटीज हमारे हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आपसे पहले बात की एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुई तो हमारे यहाँ तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब उसको हमने अपने मुख्तलिफ रूट्स को डाइवर्सिफाई करना है, एनर्जी को जो नीड्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना है, किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। अपना जो डायलेमा है, ये जो आप ये कह लें कि हॉर्मोज डायलेमा, जिस तरह चाइना का मलाका डायलेमा है, तो हमारे लिए जो हॉर्मोज डायलेमा है उसको हमने ओवरकम करना है। हमने उसको डायलेमा नहीं बनने देना। जिस तरह चाइना ने सीपेक बनाया, अभी वो, आज मैंने आपसे बात की CMBC की, चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर, म्यांमार के थ्रू वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश से आगे बे ऑफ बंगाल, लो जी, कोई ज़रूरत नहीं है अंडमान और निकोबार आइलैंड से गुजरने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मलाक्का स्ट्रेट से गुजरने की, ठीक है। अरेबियन सी तक भी एक्सेस मिल गई उसको, और BRI के थ्रू फिर वो आगे यूरोप की तरफ भी एक्सेस ले रहा है। तो चाइना ने उसको डाइवर्सिफाई किया, तो चाइना से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह अपने जो एनर्जी नीड्स हैं, या जो अपने जो सॉवरेन रूट्स हैं, उनको हमने किस तरह सिक्योर करना है और डाइवर्सिफाई करना है। लाइकवाइज यहाँ पे आप बात करेंगे, ऑलरेडी पाकिस्तान ने चूंकि डाइवर्सिफिकेशन की सऊदी अरेबिया के साथ, यम्बो पोर्ट के वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को हमने बाईपास किया, उसकी एक बात की, लेकिन हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की सेंट्रल एशिया की ज़्यादा ज़रूरत है। लेबर डाइवर्सिफिकेशन, जिस तरह UAE के साथ हमारे मसले मसाइल बने, तो UAE से निकल के, गल्फ से निकल के, हमें अपना जो लेबर है उसको साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी लेके जाना चाहिए, यूरोप की मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इटली इटली तो हमें ऑफर कर रहा है, ठीक है, 10,500 लेबर उसके साथ, उसने तो हमारे साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है। इस तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज, बेलारूस, इनको भी रिक्वायर्ड है। तो हमें उनके साथ ट्रीटीज जो है ना उसको फॉर्मलाइज करना चाहिए, और वहाँ पे अपना जो लेबर है उसको स्किलफुल बना के भेजना चाहिए। इधर गल्फ में तो अपना आपका जो लेबर है वो स्किल्ड ना भी हो तो वो चल जाएगा, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और आपका जो यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे स्किल्ड लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फिर होता यही है कि इंडिया से और बांग्लादेश से जो स्किल्ड लेबर जाता है वो आगे निकल जाता है, और फिर आपका जो लेबर है वो पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से रेमिटेंसीज और ये सारे मसले मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। तो एक तो ये है कि जी आपके लिए आपने जियो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, अपने जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है, कि एक ही ऑप्शन के ऊपर, एक ही कंट्री के ऊपर, एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। दूसरा, अटोनमी थ्रू मीडिएशन, कि आपने इस्लामाबाद फॉर्मेट करवाया, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली मीडिएटर के रोल पे काम किया, प्ले किया अच्छे तरीके से, दोनों को टेबल पे बिठाया, जो कि 1979 के बाद बैठना ही नहीं चाह रहे, एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखना चाह रहे, हमने उनको बिठा दिया। अब उसमें हमारे लिए और तेहरान के लिए, अमेरिका के लिए, दोनों के लिए हमने जो है ना वो यूटिलिटी है, दोनों ने बेसिकली, पाकिस्तान का एक रोल था कि दोनों को हमने बेनिफिट दोनों का दिया और बिठा दिया। ईरान को चाहिए था कि उसको रेस्ट्रेंट मिले वॉर से, ठीक है, लंबी वॉर थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हुई थी, क्रिपलिंग, और फिर वॉर के जो नुकसानात थे उससे उनको रेस्पाइट चाहिए थी, तो हमने उसमें रोल प्ले कर दिया। लाइकवाइज USA, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे अब वो ख़त्म होने के करीब थे, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो एक शॉक था, वो जितना उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता था मैक्सिमम लिमिट तक, वो अब हो चुका था। तो अब ये जो डील थी ये नागुज़ीर थी, अगर ना होती तो दुनिया में स्काई रॉकेट हो जानी थी प्राइसेस, पाकिस्तान में 1,000 रुपये से ऊपर पेट्रोल जो है ना वो बढ़ जाना था। तो उसमें पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया, ठीक है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने यहाँ पे भी ऑटोनमी, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को मेंटेन रखा, तो यहाँ पे भी अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी हमने डाइवर्सिफाई करना है। 81% हम डिपेंडेंट हैं एक कंट्री के ऊपर अपने डिफेंस पर्सपेक्टिव में। मुझे बताएगा कोई कौन सा कंट्री है वो? चाइना। चाइना। अब हमें क्या करना है, तुर्की और मजीद जो ऑप्शंस हैं उसको भी एक्सप्लोर करना है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट इंटरेस्ट जो है ना वो परमानेंट फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट है जस्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, कि देर इज नो फ्री लंच इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और ये इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि जी ये एक स्टैटिक कोई एलिमेंट है, ये एक
मैंने आपसे बात की थी, ये डायनामिक एक एलिमेंट है जी। ये चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपके इंटरेस्ट चेंज होते हैं। कोल्ड वार टाइम में जब स्टार्ट होती है कोल्ड वार, तो सोवियत यूनियन और चाइना, ये बेसिकली सेम पेज पे थे। लेकिन जब बॉर्डर स्प्लिट होता है, सोवियत साइनो सोवियत स्प्लिट होती है, बॉर्डर के मसले मसाइल होते हैं, तो दोनों अलग साइड पे हो जाते हैं। और चाइना जो कि सोवियत के किसी टाइम में अलाय था, इतना करीबी अलाय था, मिलके जंगें लड़ी, कोरियन वॉर लड़ी, मुख्तलिफ वॉर लड़ी, तो वो इससे अलग हो गया और वो इसके दुश्मन के साथ जाके बैठ गया, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन कर ली। यूएसए की बात कर रहा हूँ, जो कि इनकी 71 में जाके जो निक्सन का विजिट हमने करवाया था। तो ये जो इंटरेस्ट है ना जी, ये आपके ये परमानेंट होते हैं। फ्रेंड्स एंड फूल्स वो परमानेंट नहीं होते। और फिर आपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या करना है, अपने इकोनॉमिक डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, सब में आपने डाइवर्सिफिकेशन करके चलनी है, ताकि कोई भी शौक आए तो आप उसको अल्टरनेट तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप किसी एक कंट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो, जिस तरह अभी यूएसए सऊदी अरेबिया भी कर रहा है ना, जिसे हम डच डिजीज भी कहते हैं, कि एक ही सोर्स के ऊपर रिलाई करना, और बाकी सोर्सेज की एक्सपेंस के ऊपर एक सोर्स को आपने इतना बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल, ये ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो अब ये डिवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ विजन्स हैं, द लाइन और नियोम, ये प्रोजेक्ट्स भी इनके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी यहाँ पे क्या करना की ज़रूरत है, डिवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब यहाँ पे लास्ट पे बात करते हैं कि जी, आवाज नहीं आ रही।